तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट के 3 जितने भी एटॉमिक ट्रेंड्स रह गए थे हमारे, वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और आपको झंझट नहीं पालने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए। 4 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कवर अप हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक ट्रेंड्स के सेकेंड पार्ट पे। तो हेडिंग लगाइए आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, बहुत बच्चे मुझसे अगर आगे पूछेंगे फ्यूचर में, या फिर अभी एक कमेंट आया था कि मेरे को क्या बुलाएंगे वो लोग, दीदी बुलाएंगे या मैम बुलाएंगे। कुछ कुछ मुझे मैम भी बुलाते हैं, कुछ कुछ मुझे दीदी भी बुलाते हैं। तो उनको मैं बता दूं, तुम मुझे ना दीदी बुलाओ ना मैम बुलाओ, ना तुम्हारा ना मेरा, तुम मुझे टिकिन्स बुलाओ, बस इतना ही काफ़ी है। वही मेरा चैनल है और उसी के नाम से मैं जानी जाऊंगी। अच्छा, आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, उससे पहले मैं आपको एक बात पूछती हूँ, ठीक है ना। तो ये है एक मेटल, ओके मेटल छोड़ो, ये है एक एटम। अब तक तो हम एटम ही पढ़ के आ रहे हैं ना। तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब शेल है, और शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। मान लो कि ये लिथियम का एक एटम है, प्यारा सा एटम है। ये क्या है, ये अभी स्टेबल स्टेट में है क्योंकि इसका नाम सिर्फ लिथियम है। और अगर नाम में है आयनाइजेशन, मतलब मुझे आयनाइज करना है। अगर मैं इसको आयनाइज कर दूं, देखो आपको आगे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आगे क्या मिलेगा आपको 4th नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, EN लिख देती हूँ, अभी मेरे को अभी मिटाना ही है, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो नाम में है इसके सारे के सारे डेफिनेशन की राज, ठीक है ना। तो पहला डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आयनाइज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एटम है इसको मुझे आयनाइज करना है। अब देखो, किसी भी मेटल एटम को आयनाइज 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो उसको Li+ पॉजिटिव डाल के, ये पॉजिटिव साइन ही इसको, मतलब ये जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है ना, यही एक आयन का कैरेक्टर है। जिस भी एटम के आगे एक साइन लग जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लो कि वही एटम जो है वो अभी अपने आयनाइज स्टेट में है। तो अभी जो लिथियम है वो आयनाइज स्टेट में है। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बोला है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला गया। अगर हमने ये वाली पढ़ाई कर ली इसमें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमको ये मान के चलना है कि जब हम Li पॉजिटिव लिखते हैं, इस केस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और जब हम Li नेगेटिव लिखते हैं तो इस केस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, इतना सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। मेन काम क्या है, मुझे ये समझना है कि अगर मुझे Li को Li+ करना है, क्या बोला मैंने, Li को Li+ करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ऑफ कोर्स, अब अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ये है एक एटम और ये है इसके शेल्स और ये है एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक एनर्जी दूं, थोड़ा सा एनर्जी दूं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस शेल में जंप मारेगा। ये पता है कि नहीं आपको, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, एक सेल मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल के शेल में जाता है वो। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि ये एटम है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अभी यहाँ पे जंप मारेगा एनर्जी लेके। तो अगर इसको और एनर्जी दिया जाए तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसको और एनर्जी दिया जाए तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब अब वो एक फाइनल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में है। अब अगर इसको एनर्जी दे दूँ तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपने घर से निकल जाएगा। इतनी एनर्जी कोई सह नहीं पाता, ठीक है ना, आखिरकार उसको बाहर जाना ही पड़ता है। और आपको भी पता है, जो इंसान इतनी एनर्जी लेके अपने घर से बाहर जाएगा, जो इंसान अपने आप को एनर्जी लेके तपाएगा, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन में होगा कि नहीं, क्योंकि अब इसको निकाल दिया गया है। और जिस एनर्जी से हमने इसको निकाला है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तभी तो क्या होगा, ये Li जो है वो Li पॉजिटिव बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो हमको क्या डेफिनेशन में लिखना है, एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से, इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अच्छा, एक और बात, पहले क्या था, वो लिथियम था, मतलब कि वो आइसोलेटेड था, वो स्टेबल था फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना। ओके, तो आइसोलेटेड एटम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब वो एटम गैसियस हो या ना हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेटेड कंडीशन से हम उसको एनर्जी देके। अच्छा, एक और बात, मैं एक चीज इसको रब करती हूँ थोड़ा सा साइड से, जो भी मैंने अभी ये आपको लिखा है, क्योंकि अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये जस्ट लिखने के लिए पढ़ाया था। अब मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिखा है, और क्या रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड वाला टर्म फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमने पिछले चैप्टर मतलब सॉलिड स्टेट में एक बार पढ़ा होगा, जहाँ पे हम लोग कोलिजन थियरी पढ़ रहे थे। जस्ट उससे पहले ही हम क्या पढ़ रहे थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, एंथैल्पी नाम हमने सुना था और उसको इस तरह से डिनोट किया था, डेल्टा एच से। एंथैल्पी होता क्या है? अच्छा, आप सबको पता है एंथैल्पी क्या होता है, और अगर जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि एंथैल्पी डेल्टा एच होता है, और इसके दो कंडीशन होते हैं। एक होता है एनर्जी रिलीज, एक होता है एनर्जी एब्जॉर्ब। इन केसेस में डेल्टा एच का इस्तेमाल होता है, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब रिक्वायर्ड, है ना। एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड, जब एनर्जी हमको लेना पड़ता है, जब हमको रिक्वायर कर मतलब हमको चाहिए होता है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक कंडीशन। और एंडोथर्मिक कंडीशन में ही हम डेल्टा एच को पॉजिटिव लेते हैं, समझ रहे हो। और जब एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी चली जाती है, तब उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और ऐसे कंडीशन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि डेल्टा एच दो हिस्सों में बटा है, एक पॉजिटिव हिस्सा, एक नेगेटिव हिस्सा। और ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब को बताता है, क्या हुआ क्या है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा कि आप किसकी स्टडी कर रहे हो, आप इसकी स्टडी कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेल्टा एच यहाँ पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख दो, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये ए है। बहुत बच्चों को ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा कंप्यूटर टाइप ऑफ ए लिखती हूँ, ठीक है ना। तो चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट, दिस वन इज एंडोथर्मिक। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर बोर्ड अभी भर चुका है, फिर आगे बात करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी मेटल से, मान लो कि मैं मेटल को फॉर एग्जांपल एम ले रही हूँ। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस मेटल से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये मेटल बना किससे, पहले तो मुझे ये बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से। और अगर दिस मेटल इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मेक्स 1m। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बता दूं, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। ये 1 जो है वो क्या है, प्लस में है, ये 1 जो है -1 में है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बता देती हूँ, +1 - 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से क्या बन रहा है, एक जीरो चार्ज वाला मेटल। और जीरो चार्ज का मतलब वो अपने आइसोलेटेड स्टेट में है। तो आइसोलेटेड स्टेट से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मतलब वो m पॉजिटिव स्टेट में है अभी। बस इतनी सी बात करनी थी, बस उसके लिए मैंने इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड लगा दिया। छोड़ो, अब बात करते हैं आगे। अब इस m पॉजिटिव को अगर मैं वापस लूँ
और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इतना तो आपको पता है, पर ये हमने पहला स्टेप किया तो इसलिए मैं लिखूंगी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब इस स्टेप को मैं और आगे फॉरवर्ड अगर लेके जाऊं तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ मैं। तो ये पॉजिटिव था पर +1 में था। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे M2+ हो जाएगा, होगा कि नहीं? ओके, अब आगे अगर मैं इसको और भी फॉरवर्ड करूं रिएक्शन को, ये IE2 हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2। M2+ को और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाएगा M3+N इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा IE3। तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, हाँ ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ये चीज आपको कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, जस्ट इतना सा, कभी कभी इतना सा ही पूछ दिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से कौन सा चार्ज बड़ा है। यहाँ पे भी आपको बता देना पड़ेगा कि M3+ इज ग्रेटर देन M2+ इज ग्रेटर देन M1। पर ये चीज जो है जब आपको पर्टिकुलर मेटल दिया जाएगा तब मत कर देना ऐसा कांड। बताती हूँ आगे, पहले इतना सा लिख लो। ऐसे केसेस में इन जनरल टर्म्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लाइक दिस, समझ गए? दिस इज द ऑर्डर। पर अगर कोई भी मेटल लेके बोल दिया जाए कि Fe2+ और Fe3+ में से कौन बड़ा है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा है, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में हो जाएगा अगर उसको हम थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा एनर्जी दे दे तो, है ना? तो बहुत बच्चों का आंसर होगा ये। आंसर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि आप हर जगह पे ऐसे काम नहीं कर सकते। ओके, एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहती हूँ। और इसको कहने के लिए मैं एक काम करूँगी, इसको रब आउट करूँगी, ठीक है ना? फिर मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। और एक और बात, जब आप एग्जाम लिखोगे ना तो आपको ये वाला जो अभी जो बताऊंगी मैं, वो आपको एज इट इज क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब मान लो कि एक एप्लीकेशन टाइप ऑफ चीज़ है, आपको एप्लीकेशन मतलब इसको अप्लाई करना आ जाएगा। इस थियोरी को, इस कॉन्सेप्ट को आपने जो समझा अभी मेरे से, वो आप अप्लाई करना सीखोगे। अभी इस स्लाइड में अभी मैं कर रही हूँ, तो आप इसको लिख लो, मैं रब आउट कर लेती हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। बिफोर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, एक और बात मैं भूल गई आपको बताना। इसके पहले मुझे एटॉमिक ट्रेंड्स पढ़ाना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई। एक्चुअल जो ट्रेंड है, कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ी देर बाद लिखो। पहले मैं अभी एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं थोड़ा भूल गई, तो इसको आप पहले लिखो, है ना? तो क्या है ट्रेंड? ट्रेंड क्या बोलती है? क्योंकि इसको समझने से पहले आपको ट्रेंड भी समझना आना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? मेन कॉन्सेप्ट तो इसी में है। टॉप टू बॉटम, क्या बोला? टॉप टू बॉटम। और ट्रेंड तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले ही बता दिया था आपको। एटॉमिक रेडियस में जो ट्रेंड दिखता है, बाकी के तीनों मतलब जो भी आज मैं पढ़ा रही हूँ इस वीडियो में, उन सब का ट्रेंड सेम है। मतलब जस्ट एटॉमिक रेडियस का उल्टा जो भी ट्रेंड होगा, अभी जो मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस घटता है। और आगे के दो और भी जो पढ़ाऊंगी, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों में सेम ट्रेंड फॉलो होता है। इन तीनों का ट्रेंड सेम है और एटॉमिक रेडियस से उल्टा है। मतलब कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, क्या घटता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो समझ गए इस ट्रेंड को? बस इतना सा बताना था। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, है ना? तो मैं यहीं पे रब आउट कर देती हूँ। तो चलो अब बात करते हैं इस। अब जब आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। हाँ, तो देखो, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? तो आपको ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को आपको अलग अलग से लिखना पड़ेगा। ओके, मैं आपको अब स्टेप बताऊंगी किस तरह से आपने जो नॉलेज मुझसे ग्रैब की है इससे पहले, इसको किस तरह से अप्लाई करना है। ओके, देखो कैसे करना है। आपका पहला स्टेप होगा, जब आप इनको देखोगे, ट्रेंड्स पे मत घुस जाना इसमें,
जो भी ट्रेंड्स बताए ना टॉप टू बॉटम, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करोगे? तो आपका पहला स्टेप होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में घुस जाओ। क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में घुस जाओ। ठीक है ना, हर एक चीज़ का स्टेप होता है, तो इसका क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में घुस जाओ। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो चलो घुसते हैं। 1s2 2s2 2p6 हो गया? हुआ कि नहीं? हो गया। 2p4 होगा, 10 था। ओके, यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p3। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में घुसे थे ना, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसी के इलेक्ट्रॉन्स को साथ हमको छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी, है ना। तो लिख देते हैं इसका, अभी तो पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर में। 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए इसका, 1 2 3 हुआ। आगे अब मेरे को क्या करना है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि मेरे को अभी क्या परफॉर्म करना है? आयनाइजेशन एनर्जी 1 एज यूजुअल। इसका भी मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी 1 परफॉर्म करना है, ये देखने के लिए कि ये कितना शक्त है, ये कितना एनर्जी लेता है। जो जितना ज़्यादा एनर्जी लेगा वो उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। और आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेगा? आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या इसमें मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है? ऑफकोर्स पड़ रही है। पर अगर मेरे को अब बताया जाए, अच्छा खासा पढ़ा रही हूँ आपको, अगर मेरे को अब बताया जाए कि तू एक 8 kg का डंबल उठा, या फिर मैं किसी के डंबल को उठा देती हूँ, किसी भी डंबल को उठाती हूँ, तो अब मेरे को क्या किसकी जरूरत पड़ रही है? अब मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसको अगर हम अनस्टेबल स्टेट में लेके जाए तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कि आप मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2p4 था ना, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2p3। अगर मैं पूरे को लिखूं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। मतलब कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने हटा दिया तो ये ऐसा रहेगा। समझ रहे हो? पर अगर मैं यहाँ से हटाऊं, और आपको पता है कि किसी भी शेल की अगर बात करें, उस शेल में फुल फिल इलेक्ट्रॉन्स और हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल स्टेट होते हैं। यहाँ पे भी आपको हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है। ये क्या है? स्टेबल कंडीशन है। इस स्टेबल कंडीशन से मैं आपको बताऊं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रही हूँ मैं तुझसे, तो तुम क्या करोगे? तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की, क्योंकि ये चाहेगा ही नहीं कि ये अपने खटिया से उठे और बाहर जाके खेले। ये चाहेगा कि अपने खटिया में बैठ के वो मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम रोल स्क्रील करे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो ये हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, और ये जो ये हो जाएगा ये n प्लस हो जाएगा। ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। तो ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसको, ये जो कंडीशन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? आयनाइजेशन 1 के कंपैरिजन में। समझ रहे हो? ओके, आगे बात करते हैं n+ की और इसकी। सब ये तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 निकाला हमने, और किसका निकाला? इसका निकाला। अब हम क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। ओके, अब अगर हम इसका निकाले आयनाइजेशन एनर्जी 2 और इसका भी निकाले, आप खुद भी एक बार निकालने की ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो अब ये कंडीशन आपको स्टेबल ज्यादा लग रहा है या ये? अब तो आप समझ गए होंगे ना। तो अब ये है स्टेबल कंडीशन और ये है अनस्टेबल कंडीशन। इसमें से निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दे तू, मुझे जरूरत नहीं है तेरी। इस कंडीशन में अगर जाएंगे तो फर्क जरूर पड़ता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? IO2+, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगी ये जो किसकी थी, और इसकी हो जाएगी N2+ की 1s2 2s2 2p1। ओके,
तो अब मुझे एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? O प्लस इज मोर स्टेबल देन N प्लस इन आयनाइजेशन एनर्जी 2। समझे? तो चलो मैं आपको एक काम करती हूँ, बता देती हूँ कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने, आगे मैं आपको बताती हूँ एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है ना? तो ये मैंने क्या बनाया, बहुत बच्चों का ध्यान पहले इधर गया होगा मेरे चेहरे के आने से पहले, है ना? तो बता देती हूँ, यही है हमारा ट्रिक जो कि हमारा एक्सेप्शन है। क्या बोला मैंने? एक्सेप्शंस का ट्रिक क्या है ये? इस ड्राइंग को प्लीज बना लेना अपने नोटबुक में, है ना? देखो क्या बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। ये लोगो है हमारा, ये एक सॉल्ट कंपनी का, ये जो ये मैंने बस्ता बनाया है ना बोरी, ये बोरी में क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट का पैकेट है ये, ओके। और ये कंपनी का नाम क्या है? बोनी। और ये क्या है? कंपनी का सिग्नेचर लोगो। और ये क्या है? उसका क्वांटिटी कितना? 14 पाव का। कंपनी का मतलब नाम क्या है? बोनी। कंपनी का लोगो क्या है? जिग जैग। क्या बनाया मैंने? ऐसे, ऐसा। जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखते हो ना, पहले पहले तो बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, बहुत डाउनफॉल हो जाता है, तो जाके थोड़ा सा उम्मीद बढ़ता है, पर उसकी साइज ऐसी होती है। ध्यान रखना, ये वाला W बहुत इंपॉर्टेंट है। ये W नहीं है, ये लोगो है, ठीक है ना? यहाँ पे ना कुछ ऐसा है, जिग जैग, ये और ये ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर घटा, पर इस बार जब बढ़ा तो वो यहाँ तक बढ़ा। ठीक है ना? समझ लो, सेकंड पोजीशन जैसा। अब देखो, बात करेंगे उसकी भी, कोई बात नहीं, अभी पहले बात कर लेते ना ट्रिक की। तो पहले बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में स्टार्टिंग होती है हमारी एक्सेप्शन की। तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल नंबर 1 से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप उस ट्रेंड को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते, जो कि मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम क्या होती है? घटती है। तो छोड़ो, टॉप को ही देखो, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ठीक है ना? अगर हम देखें टॉप टू बॉटम अगर घटती है तो हमको टॉप को ही देखना पड़ेगा। तो टॉप मोस्ट लेयर में जो होगा वो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसमें, ओके। और मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। मतलब कि हमको सबसे ज़्यादा राइट मोस्ट कॉर्नर पे हमको, अगर राइट मोस्ट और टॉप मोस्ट, ये है पीरियोडिक टेबल। हमने बोला था यहाँ पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो हमको इसको देखना पड़ेगा, मतलब इस लेयर की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हम इस लेयर में भी देखें तो यहाँ पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कंटेन करेगा। मतलब अगर हम फर्स्ट पीरियड की तरफ देखें, फर्स्ट पीरियड को अगर हम देखें जिसमें कि हीलियम है, वो नॉट ओनली ग्रेटर देन हाइड्रोजन है, ऑल्सो it has highest ionization energy in the periodic table। लिख देना इसको, ओके। मैं इसको अभी बोलना नहीं चाहती क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले मैं इसको रब आउट कर देती हूँ। तो चलो अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। वो एक्सेप्शन नहीं था, ठीक है? तो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। हमारी एक्सेप्शन स्टार्ट होती है पीरियड नंबर 2 से। और कौन कहाँ पे एक्सेप्शन होगी? ओके, आगे हमको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा पीरियड नंबर 3 पे। देखो 3 के बाद ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसकी हमको बात नहीं करनी। तो बात और किसकी करनी पड़ेगी? ग्रुप 13 की। समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे याद करें? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बता दूं। और चौथा है हमारा ग्रुप 40। तो चलो पहले बात करते हैं पीरियड नंबर 2 की। एक काम करो, जिस तरह से मैंने आपको ट्रेंड बताया ना उस तरह से सबको अरेंज कर दो। क्या करो, अभी मैंने क्या बताया, जिस तरह से मैंने आपको भी ट्रेंड बताया उन सबको अरेंज कर दो पहले, ठीक है ना? फिर हम क्या करेंगे? एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल, टेंशन मत लो। तो अभी हम अगर इसको देखें सेकेंड पीरियड में, वो कौन सी रो है? हाइड्रोजन के नीचे वाला लिथियम का रो। लिथियम का रो कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ओके थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो आ ही नहीं रहा। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिख देती हूँ, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14। ओके, अब बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। सही है कि नहीं? चलो सही है। तो चलो आगे बात करते हैं इसकी। ये कौन सी है? हलीना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, PSCl, ओके, क्लोरीन इसके नीचे आएगा। हाँ, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई है हमारी। कहे शिव जी, अब सही है। यहाँ पे अगर कर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं 13 और 14 ग्रुप की। तो 13 ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो 13 ग्रुप को थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है ना। 13 ग्रुप को हम एज इट इज कर देंगे। 14 ग्रुप में आते हैं। कहे शिव जी, सुनो पार्वती। सही है ना। चलो अब बात करते हैं ट्रेंड्स की, किस तरह से एक्चुअल ट्रेंड है, जो हमारी एक्चुअल ट्रेंड है उसकी। हाँ, एक्चुअल ट्रेंड क्या होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए। ओके, यहां पे भी ऐसी ही होनी चाहिए। ओके, यहां पे क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अब ये जो है ना, ये ट्रिक अब काम आएगी। अब इस ट्रिक को लगाओ, इतना सिंपल हो जाएगा ना, ऐसे सॉल्व हुआ ऐसे क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देखो, ये जो कि है बोनी से रिलेटेड, नाम में लिखा हुआ है BO। बी मतलब बोरॉन, O मतलब ऑक्सीजन, Ni मतलब नियॉन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप देखोगे तो नियॉन जो है, मैं नियॉन से ये बोलना चाहती हूँ, नियॉन में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं नियॉन से ये बताना चाहती हूँ कि नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है। नियॉन की जो ये नियॉन, आर्गन, जो भी चीज़ें हैं, ये जो ग्रुप 18 में आती है, इनकी आयनाइजेशन क्या, एनर्जी क्या होती है? टॉप मोस्ट लेवल पे होती है, सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी। इनको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात करने के लिए मैंने नियॉन का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं, बोरॉन, ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट मतलब S कहाँ पे है? यहाँ पे। Al मतलब एल्यूमिनियम, जो कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, अब देखो 14 पाव, 14 मतलब ग्रुप 14, और पाव मतलब PB, मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बनाया था इनका लोगो। इस लोगो को आप अरेंज करो, पहले इस लोगो को बनाओ। लोगो मैंने ऐसे बनाया था, पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। इस बार जब बढ़ा तो वो इनमें से ज़्यादा बढ़ा, पर इससे थोड़ा कम बढ़ा। स्टॉक मार्केट में पहले तुम ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं, है ना। ठीक है, चलो छोड़ो। अब हम अगर ग्रुप 13 को यहाँ पे अरेंज करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, तो आपको क्या दिखेगा? फर्स्ट पोजीशन में कौन आ रहा है? सबसे टॉप मोस्ट लेयर में कौन है? बैंगन। तो लिख दो बैंगन। फिर क्या दिख रहा है आपको सेकंड पोजीशन में? थैला। फिर आपको क्या दिख रहा है? गाजर। फिर आपको क्या दिख रहा है? एल्यूमिनियम। फिर आपको क्या दिख रहा है? इंडियम। बस हो गया। बस ये सर्टिफाइड है, इसकी जरूरत नहीं है आगे। इन तीनों में थोड़ा सा झंझट है, समझ गए। अब बात करते हैं इन तीनों की। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी आपने सर्कल किया है वो साधारण से एबनॉर्मल है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो वो
साधारण से एबनॉर्मल है। अब साधारण इंसान हर एक काम में अच्छा होता है। क्या बोलना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये जो N ही लिखा है ना, ये N, ये नियॉन वाला N ही तो है ही, और ऊपर से ये बड़ा करके लिखा है, मतलब कि नाइट्रोजन भी है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा झोल होने वाला है। एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इन सबको पॉइंट आउट करके इनकी जो पोजीशन है इनको आपको चेंज करना है बस। पर प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी कि आपको चेंज किधर करना है, आपको आगे करना है या पीछे करना है, बढ़ाना है या घटाना है। अभी मैंने बोला एबनॉर्मल है वो, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो अभी जो बोरॉन है वो अभी पहले बेरिलियम से ज्यादा था, एक्चुअल में उसकी पोटेंशियल इतनी है, पर उसके एबनॉर्मलिटी के चलते ये जो बोरॉन है वो अभी बेरिलियम के क्या होगी, नीचे होगी, और बेरिलियम बोरॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गए? तो ऐसे टिक कर दो जिसको तुम कर रहे हो चेंज, ओके, सो दैट आपको याद रहे प्रॉब्लम कहाँ पे है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम नहीं होगा कार्बन से। यहाँ पे मैंने ON दिया हुआ है ये बताने के लिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, मतलब इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, यहाँ पे चेंजमेंट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑक्सीजन की क्या है, ज्यादा है नाइट्रोजन से, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, इसलिए ON का इस्तेमाल किया मैंने। आगे बात करते हैं सॉल्ट की, जो कि है ये और ये। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, S क्या है, फोस्फोरस से क्या है, ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, S को कम करना है, क्योंकि ये एबनॉर्मल है। तो S क्या है, कम है, और फोस्फोरस क्या है, ज्यादा है। समझ गए? आगे बात करते हैं इसकी। ये क्या है, इसकी पोटेंशियल मैग्नीशियम से ज्यादा है, और हमको पता है कि एबनॉर्मल है, तो इसलिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, ये है इसका एक्चुअल एक्सेप्शन, ओके ना। अब आप इसको एक्सेप्शन कह सकते हो। इससे पहले हमने रियल लाइफ देखा था, और अब सॉरी हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो वाली लाइफ देखी थी, और अब हम रियलिटी देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अच्छा, लास्ट बचा है हमारा पाव बोला है, मतलब PB में चेंजमेंट लाना है। पाव तो ऑलरेडी लास्ट में है, इसको थोड़ा, इसको यहाँ पे भेज दो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया हमारा पूरा एक्सेप्शन। इससे ज़्यादा एक्सेप्शन इस टॉपिक में एक भी आपको नहीं दिखेगा, बस इतना इनफ है, फुल मार्क्स लेके आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक और बात, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EA से। पता है क्यों? क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बुला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत लोग ये भी यूज करते हैं वाला टर्म। ये वाला टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि बहुत लोगों को एफिनिटी का मतलब नहीं पता होता, और इसीलिए गेन एंथैल्पी का इस्तेमाल किया गया, तुम जैसे नादान लोगों की वजह से। अच्छा, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन लोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इससे पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। रिलीज कैसे किया, एनर्जी देके। यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, या तो एनर्जी रिलीज की जा सकती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है डेफिनेशन में, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to the outermost shell of an electron of an atom। समझ गए? तो आउटर मोस्ट शेल में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, डेल्टा H पॉजिटिव भी हो सकती है और डेल्टा H नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। नाम से पता चल रहा है। अब एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो कि एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो होती है ऑपोजिट होती है। किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। क्या बोला मैंने, sign of electron affinity is always opposite to that of
एंथैल्पी। मतलब कि एंथैल्पी मतलब कि EA अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। समझ गए? इस बात को जहन में डाल दो, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें आपको यहाँ तक पता चल चुका है कि ये नेगेटिव है, पर जब आप आपको ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी होती है और आप इसके बेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव वाला टिक करके आ जाते हो। तो ये वाली गलती ना करो, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखवाया है। आप इसको क्लाउडी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, मैं भी कर देती हूँ, अच्छा लगेगा मेरा बोर्ड भी। अच्छा, अब बात करते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, एक मेटल लिया मैंने, या फिर कोई एटम लिया। इस एटम में मैंने, ये एक आइसोलेटेड एटम है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। क्या किया मैंने? इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा? A- होगा कि नहीं? और ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है। ओके, आगे बात करते हैं। आई थिंक मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। क्लाउड बनाता है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्लाउड तो बन के रहेगा। तो अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसको भी आगे स्टेप करते हैं फॉरवर्ड, है ना। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये क्या हो जाएगा? A2+2-। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। A2- क्या हो जाएगा? मैं बार बार प्लस क्यों लिखती जा रही हूँ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो कि क्या हो जाएगा? A3-। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 इज ग्रेटर देन नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे जो मैं चीज़ मेन बताने वाली हूँ आपको, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप सुनना क्या चाहते हो मुझसे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा H? जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, अभी जो मैं बताऊंगी, साइन में यहाँ पे चेंज आता है, ठीक है ना, वो डेल्टा H के हमेशा अपोजिट होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों बताती हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए? ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज ऑलवेज व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज ऑलवेज नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3, याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव, मतलब जितने भी आगे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखेंगे, ओके, वो क्या होंगे? नेगेटिव ही होंगे। तो अगर हम इसको डेल्टा H में कन्वर्ट करें, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H सक्सेसिव, तो आपको क्या दिखेंगे? अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? ई का मतलब ये है कि ये सब के सब जो भी सक्सेसिव आपको दिखेंगे वो सब क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक ट्रेंड्स के बारे में, और ये मैं हर एक टॉपिक में बकती आ रही हूँ और आगे भी बकूंगी। तो चलो दोस्त, आपके नोट्स की नोटबुक को अच्छा करने के लिए हम बात कर लेते हैं एटॉमिक ट्रेंड्स की। क्या है? टॉप टू बॉटम छोटा कर देती हूँ। ओके, क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। तो इसको आप लिख डालना। थोड़ा गंदा हैंडराइटिंग लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी अच्छा कर देती हूँ। तो इसको आप लिख डालो, जो लिखने का मुझे मन नहीं करता उसमें मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्सेप्शन आपको मिलेंगे कहाँ पे। इससे पहले आपको एक्सेप्शन ट्रिक के थ्रू पता चल गए, अब आपको ट्रिक कम, एक्सेप्शन मिलेंगे कहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करना उस पर। तो आपको एक्सेप्शंस कहाँ मिलेंगे? देखो, नाम ही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पीरियोडिक टेबल देखने के बाद कहाँ पे ऐसा लगता है कि
ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ये वाला एटम ये ऐसा मेटल है जिसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। कौन सा लगता है? जब आप फ्लोरीन क्लोरीन की तरफ बढ़ते हो, है ना, जब आप फ्लोरीन क्लोरीन की तरफ बढ़ते हो तो आपको भी पता है कि फ्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखो तो फ्लोरीन जो होता है उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 9 है। और आपको भी पता है अगर आप इसको देखो शेल को, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसलिए एफ जो होता है, फ्लोरीन जो होता है, वो नेगेटिव स्टेट में होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं। तो होता है कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की भूख किसको ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो हम उस साइड में देखते हैं पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, जो कि हमारे ग्रुप 14 मतलब 13 से बोलना चाहिए मुझे, पर नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो थोड़े से ना मिक्स्ड काइंड ऑफ ग्रुप्स शो करते हैं। कोई बात नहीं, जो ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूँ, 18 वाला नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन शो करता है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहती। अगर मैं ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 17 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, और पूरे पीरियोडिक टेबल में बस यहाँ पे और सेकंड पीरियड में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सेकंड पीरियड में ना ये आपको सब जगह देखने को मिल रहा है, तो इसको तो लेके ही चलो यार। तो बात करते हैं पीरियड नंबर 2 की, और फिर किसकी बात करेंगे, ग्रुप नंबर 14 की। अच्छा, ग्रुप नंबर 14 to 16 थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रिक भी लिख देती हूँ एक साथ, है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे ग्रुप्स नहीं बताना चाहती, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलसी बनना चाहती हूँ, लाइक अदर टीचर्स। क्यों? यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन बताऊंगे ना वो ही 2-3 ग्रुप्स फॉलो करती है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता दूंगी सेम ट्रेंड दे फॉलो द सेम ट्रेंड, क्योंकि आप तो एक्सेप्शन को याद करते हुए नहीं बैठोगे, आप तो बस समझ के रखोगे। जब आपको क्वेश्चन में आएगा तो वो आप लास्ट में करोगे उस क्वेश्चन को, सो दैट आप उस एक्सेप्शन को लगा पाओ। तो आपको इसको दिमाग के साथ रटते हुए नहीं सोचना, आपको जस्ट लॉजिकली सोचना है, ट्रिक वाइज सोचना है ना, वो वाला दिमाग यूज करो अपना। ओके, बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड में आपको याद करने का एक ट्रिक क्या है, ट्रिक है फ्री, यहाँ पे मैं ट्रिक लिख देती हूँ, फ्री ओरियो चॉकलेट। ओरियो की चॉकलेट भी यही है। अच्छा, फ्री ओरियो चॉकलेट किसको अच्छा लगता है? आप मुझे एक बात बताओ, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है? तो छोटा बच्चा कौन है? एक भोला बच्चा है। तो फ्री ओरियो चॉकलेट ने ली, फ्री ओरियो चॉकलेट ली किसने? भोले बेन ने। क्या लिखा मैंने? भोले बेन ने फ्री ओरियो चॉकलेट ली, ऐसा मत लिखना, समझ रहे हो? पहले मैंने क्या बोला? फ्री ओरियो चॉकलेट ली भोले बेन ने, ऐसे लिखना। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका पूरा एक्सेप्शन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा काम मत करते जाना। ओके, अब इसको किसकी तरह अरेंज करना है? सेकेंड पीरियड की तरह अरेंज करना है। अगर आपको ना भी समझ में आए ना तो भी आप देख के समझ जाओगे क्या आप अरेंज कैसे करोगे। नाम से, फ्री नाम से आपको सेकेंड पीरियड में क्या याद आएगा? फ्लोरीन की याद आएगी, तो ऐसे लिख डालो फ्लोरीन। ओके, ओ से आपको क्या याद आएगा? ऑक्सीजन। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। चॉकलेट से कार्बन। आगे देखो, यहां पे आपको लिथियम दिखेगा। क्या दिखेगा? लिथियम दिखेगा। ओके, यहां पे भोले बाबा मतलब बी, ओनली बी। भोले बाबा मतलब बाबा नहीं, बेन।
तो यहाँ पे आपको बेरिलियम दिखेगा और फिर आपको नाइट्रोजन दिखेगा और फिर आपको दिखेगा नियॉन। बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इसकी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहत फ्लोरीन को ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में? इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम खत्म कर लेते हैं पहले। हाँ, इसकी चर्चा ज़रूर होगी, तो टेंशन मत लो। इस स्लाइड को ख़त्म करने के बाद हम इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो चलो बात करते हैं 14, 15, 16, 17 ग्रुप की। एक बात बता देती हूँ, 14, 15 और 17 मतलब ये और ये वाला नहीं, इन तीनों का जो ट्रेंड है क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। These 3 groups follows same trend। ऐसे लिख दो। ट्रेंड क्या है फिर? ट्रेंड क्या है फिर बताती हूँ इसका ट्रेंड क्या है। तो चलो मैं 17 एलिमेंट को लेके चलती हूँ। 17 एलिमेंट में क्या है? हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन पे आउट, है ना? यही है ना? नहीं, 17 में फ्लोरीन क्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात जो आपको बताना है यहाँ पे वो ये है कि इसमें क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटेन करता है। क्या बोला? फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो फ्लोरीन से ज़्यादा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटेन करेगा। ऐसा क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन की हाइट बड़ी है या फ्लोरीन की? फ्लोरीन की। तो बाप कौन है? क्लोरीन है, और बाप होता है। तो आपको क्या दिखेगा? ये 3 जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 3 जो ग्रुप्स दिख रहे हैं, इन तीनों के जो बाप है, जो कि जो थर्ड पीरियड में क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। ये जो थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स को कट कर देंगे। उनको बोलेंगे कि तू बेटा ही है, तू थोड़ा नीचे रहे। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे भी 14 ग्रुप में क्या आता है, 15 ग्रुप में क्या आता है? अगर मैं बात करूँ ओके 15 ग्रुप में की बात कर लेते हैं। चलो 15 ग्रुप में हमारा आता है, 14 में तो कार्बन आता है, 15 में अगर हम बात करें हमारा नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन फोस्फोरस, है ना? ऐसे आता है ना, नाना पाटेकर, जो भी ऐश्वर्या वगैरह। यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बस पाटेकर नाना से ज़्यादा है। मतलब फोस्फोरस नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंटेन करता है। बस यही चीज़ बताना चाहती हूँ मैं। तो क्या है? ऐसा है। रीज़न क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, बता देती हूँ। क्लोरीन की जो साइज है वो बड़ी है, इसलिए मैंने बाप का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्लोरीन की हाइट बड़ी है। और क्लोरीन की हाइट इसलिए बड़ी है सो दैट वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर लेगा, मतलब उसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन को लेने की, पर फ्लोरीन की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी ना तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। वो बोलेगा कि एक तो यहाँ पे रहने का जगह नहीं मिल रहा, एक छोटा सा रेंट ले रखा है हमने इस शेल के अंदर, यहाँ पे हमको रुकने का मतलब यहाँ पे हम आपस में वैसे भी झगड़ रहे हैं, हमारा कंडीशन इतना ही खराब चल रहा है, और एक और इंसान हमारे घर में आ पला बड़ा है। और ऐसी जो स्थिति होती है वो कॉलेज में जो भी रहते हैं हॉस्टल में, एक हॉस्टल में जब 10-10 बच्चे आ जाते तब होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखती है। और ये मैंने बताया था, जनता के बीच में लड़ाई हो रही है तो मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहाँ दिख रहा है? इज सीन इन F atom, fluorine atom, because of small size than chlorine। ओके, तो चलो अब बात कर लेते हैं। इन तीनों में सेम दिखेगा। 15 में भी वही बता दिया, क्लोरीन कार्बन में कहे शिवजी, शिव कहे से ज़्यादा मतलब सिलिकॉन कार्बन से ज़्यादा क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्रुप 16 में ऐसा क्या है। ग्रुप 16 में
ग्रुप 16 में लिखने से पहले एक काम करो, आप इस चीज को लिख डालो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप 16 में ऐसा क्या है। तो ग्रुप 16 में आप सुनो, ग्रुप 16 को अगर आप थोड़ा सा जब आप उसके ट्रिक में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ओ स्टाइल से टीपो। नाम से क्या पता चल रहा है कि ओ स्टाइल से टीपो। कौन ऐसी बात करता है कि स्टाइल से टीपो? हाँ, मतलब कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ओ स्टाइल से टीपो, ओ जी स्टाइल से टीपो, मतलब कि यहाँ पे बेटा जो है वो बाप से आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मतलब कि अब जो बेटा है उसको इस तरह से लात मारा गया है कि वो पूरी तरह से गिर चुका है। मतलब कि ओ स्टाइल से टीपो हमने जो लिखा था, ये जो हमने लिखा है, इसमें जो ओ था वो क्या था बेटा, सल्फर क्या था बाप। उसने इस तरह से मारा ऑक्सीजन को, उसने बोला कि तू मेरे से ही नहीं गिरा हुआ है, तू पोलोनियम से भी गिरा हुआ है। मतलब ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। किसका ऑर्डर? ग्रुप 16 का। ये चीज आपको समझ में आ गई तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। तो पिक्चर के लास्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं और इस सीन में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जरा 1 मिनट में देख लेती हूँ पिक्चर ठीक चल रही कि नहीं। तो बात करते हैं हमारी 4th टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in a covalent bond. Tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself in a कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, जिसकी हमको कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, बस समझने की जरूरत है, जो कि आप विदाउट इंग्लिश भी समझ सकते हो। तो चलो बात करते हैं इसके किसकी, ट्रेंड्स की, जो कि बहुत सिंपल है, वही है टॉप टू बॉटम। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट, मन नहीं करता बार बार एक चीज को लिखने का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। जब आपको पूछा जाएगा तो आप किस किस कंडीशन के बेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑर्डर वाइज क्लासिफाई करोगे, चेंज करोगे, ऑर्डर वाइज उसको मतलब घोषित करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोगे, है ना। आप ही तो फिर जज हो जाते हो ना, जब रेस लगाते सारे एलिमेंट्स तुम्हारे पास, तो आप ही को निकालना पड़ता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। करते हो कि नहीं? तो चलो बात करते हैं उसकी। तो कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 2 कंडीशन के थ्रू आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। बहुत कंडीशंस है, धीरे धीरे कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन क्या, एनायन या कैटायन। बहुत लोगों के दिमाग में ना एनायन घूम रहा होगा, बता दूं आपको, चार्ज ऑन कैटायन होता है। जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये अच्छा लग रहा है? ओके, छोड़ो, यहीं पे लिख देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to charge on anion। और अच्छे से भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख देती हूं मैं, समझ गए हो? जितना कैटायनिक चार्ज ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितनी एनायनिक चार्ज ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ओके, ये इस तरह से आप समझ जाओगे। तो चलो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा S%, S कैरेक्टर, S क्या है, वही शेल SPDF वाला, तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर।
तो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ अगर चले तो हमको ये दिखेगा कि sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू sp3 सॉरी 2 और फिर sp3। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर आप इन तीनों का परसेंटेज निकालोगे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, s और p 50-50% में है। s में भी 1 पॉइंट है, p में भी 1 पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, p ज़्यादा है s कम है, यहाँ पे p और ज़्यादा है p कम है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ज़्यादा s कैरेक्टर है एज कम्पेयर टू इसमें और इसमें। समझ रहे हो ना, इस तरह से आपको करना है। जितना s कैरेक्टर कम होता रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती रहेगी। तो चलो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कहाँ दिखेगा। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको वो 3 चीज़ें दिख गई तो बस किसी क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले आप उसको टिक कर दोगे। क्या है, ओके यहाँ पे नहीं लिखूंगी मैं, एक काम करती हूँ यहीं पे मैं ऑर्डर लिख देती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगी, कैसे आपको डिटरमाइन करना है। फोन, चल, बढ़, ICSC, PH। एक बात बताओ, ये बात मैंने भी बोली और इससे पहले भी आपने कहीं पे सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो बता दूं कि ये फिजिक्स वाला का ट्रिक था। जब मैं पढ़ती थी तब मैंने इस ट्रिक को सुन के मैं बहुत उत्साहित हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ट्रिक आपको भी बताऊँ, है ना। मैं खुद का दिमाग क्यों ही यूज़ करूँ, है ना, अगर मेरे को मेरे टीचर से मिल ही रहा है तो एक काम करो, आप इस चीज़ को लिखो। फ़ोन, क्या लिखना है यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, आप प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। फ़ोन, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नंबर लिखना है कि ऐसा क्यों है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। फ़ोन, चल, बढ़, ICSC, PH। ये सर का डायलॉग था या ट्रिक था। अब चलो मैं बात करती हूँ अब इसमें किस तरह से आपको चेंजमेंट लाना है। तो चलो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि किस तरह से आपको पता करना है कि इनका नंबर कैसे याद रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इजी। बस इसको किससे प्लस करो, 0.4, 0.3, 0.2, फिर वापस 0.5 और 1। मतलब यहाँ पे तो चलो 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ तक अगर आपको याद करना है तो बता रही हूँ 0.4 को ऐड कर दो, फिर 0.3 को ऐड करो, यहाँ पे 0.2 को ऐड करो, तो इससे आपको नंबरिंग याद हो जाएगी। पर नंबरिंग एक्चुअली पूछी कम जाती है, तो इसलिए बता रही हूँ, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रही हूँ, बाकी नीट वालों के लिए इतना भी काफ़ी है। ओके चलो अब हम बात करेंगे स्केल। क्यों, कैसे हमको ये नंबर मिला, कहाँ से मिला हमको ये नंबर, है ना, कहाँ से मिलता है रही, या ये सब चीज़ें कहाँ से आते हैं ये लोग, है ना। तो बात कर लेते हैं स्केल की, कि इसको देखो, अर्थक्वेक को हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं। हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। वेट को हम केजी में मेजर करते हैं, वैसे ही इसको हम किससे मेजर करते हैं, एक स्केल से मेजर करते हैं। और एक नहीं, 2 स्केल, क्योंकि 2 साइंटिस्ट आए थे इसका अपना अपना स्केल देने के लिए, दोनों का अलग अलग रंग रूप का स्केल था। तो बात करेंगे उनके स्केल की, और यही हमारा लास्ट स्लाइड होने वाला है। तो चलो बात करते हैं स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेडिंग लगाओ, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 2 साइंटिस्ट कौन थे। एक था मुलिकन, तो उसने अपना स्केल दिया, उसने अपना स्केल का भी नाम वही रखा जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ने रखा था और केल्विन ने भी रखा था। और दूसरा पॉलिंग। तो मुलिकन ने जो स्केल दिया था वो स्केल हमको क्या बताता था, वो हमको XM मतलब मुलिकन स्केल का रिप्रेजेंटेशन ये बताता था। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमने इससे पहले 2 पढ़े, वो क्या है, डिवाइडेड बाय क्या 2। अगर इसको आप निकाल लेते हो तो इससे आपको क्या दिख जाएगा, मतलब किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, इन दोनों की वैल्यू निकालो, डिवाइड बाय 2 करो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। पर पॉलिंग स्केल को निकालने का तरीका कुछ और है। क्या है, इसको XP से डिनोट करते हैं, जो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं ये नहीं, ये क्या है, XM डिवाइडेड बाय
क्या 1.4, ओके सॉरी 1.4 नहीं 2.8। देखो अब क्या बताना चाहती हूँ मैं, आप मुलिकन और पॉलिंग जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, बस डिवाइड कर दो 2.8 के साथ, समझ रहे हो। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पॉलिंग स्केल निकालने जाऊंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली इसी को सेम लिख दो, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय व्हाट 2 × 2.8 दैट इज 5.6, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ रहे हो। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है।